Hello, everyone. Once again, welcome back to your own show, The Achievers Talk. Thank you so much for showing tremendous love for all our previous videos and welcoming our guest with so much love. एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक और अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ. Let's welcome Adlaka RK, lovingly also known as Adlaka. हेलो अदलका जी. हेलो. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे साथ यहाँ पर आकर इनसाइट्स डिस्कस करने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आई एम आल्सो एक्साइटेड टू शेयर माय इनसाइट्स. सो आरके, इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं और इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग्स यू आर डूइंग. तो लेट मी जस्ट ब्रीफ इट बाय रीडिंग इट डायरेक्टली कि न्यूमरोलॉजी, वास्तु, थेटा हीलिंग, NLP और भी बहुत कुछ किया है आपने. एंड आपने बुक भी लिखी हैं. सो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअल में आप करती क्या हो. सो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं, एलॉबरेट करें कि आप एग्जैक्टली क्या करती हैं. हम सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ डिज़र्व करते हैं. हम सब डिज़र्व करते हैं कि अच्छी ज़िंदगी जिएं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है. बहुत हद तक आपने देखा होगा, लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी को क्रोनिक डिजीज़ेस डायग्नोज हो जाती हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, करियर में अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन जो वक्त आता है जहाँ पे कि वो अपनी सक्सेस को टेस्ट कर सकते हैं, तो उनके साथ का कोई बंदा आगे निकल जाता है और उनको लगता है कि हम पीछे रह गए. अगर हम इस चीज़ को रिलेशनशिप में भी लेते हैं तो वहाँ अपना 100% देने के बाद भी वो रिस्पेक्ट, वो स्टेबिलिटी, वो लव नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करता है. ऐसा क्यों होता है? ये सब सिम्टम्स हैं एक ऐसे हिडन कॉज के जो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, और लोग मेरे पास आते हैं उस हिडन कॉज को जानने के लिए कि व्हाट इज़ दैट कॉज जिसकी वजह से उनकी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और जो वो डिज़र्व करते हैं उनको दिख रहा है और सबको दिख रहा है, बट वो उनके पास तक आ नहीं पा रहा है. इसमें हम उसको पहले तो डिग आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दैट इशू, और फिर जैसी ज़रूरत लगती है उसको हील करते हैं या उसको रिजॉल्व करते हैं. वाओ. एंड जैसे कि आपने हीलिंग के बारे में बात की है एंड हाउ हीलिंग हेल्प्स पीपल, तो आपकी जर्नी भी जो है काफ़ी एक्साइटिंग रही है. आप 2010 में दुबई आई. आपने एक स्टूडियो फ्लैट से अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड बाय 2023 यू बिकेम द ओनर ऑफ 15,000 स्क्वायर फीट का सिंगल स्टैंडिंग विला. सो ये 13 ईयर्स में ऐसा क्या मैजिक हो गया कि यू फ्रॉम अ स्टूडियो फ्लैट टू हैविंग सच अ बिग विला? प्लीज़ टेल अस अबाउट इट. इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगी. मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ तो जब मैं छोटी थी काफ़ी, तो मुझे लगता है भगवान ने मुझे 2 गिफ्ट्स के साथ नीचे भेजा था. पहला गिफ्ट जो उन्होंने मुझे दिया था वो ये था कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें से एक अच्छी चीज़ निकाल के मैं उस सिचुएशन को पार कर जाती थी. और दूसरी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था वो ये था कि किसी भी चीज़ को कम में ज़्यादा कैसे करना है, यानी कम एफर्ट्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है, कम टाइम में अच्छा काम कैसे करना है. तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग दिस सिंस आई वॉज वेरी स्मॉल. ये तो हम सभी को ज़रूरत है कि कम एफर्ट में ज़्यादा काम कैसे करना है. या तो ये मुझे भगवान ने दे के ही भेजा था. तो अपनी लाइफ में मैं इसको प्रैक्टिस करती थी. अननोइंगली मुझे नहीं पता था कि ये एक ऐसा गिफ्ट है जो मुझे मिला है, ऊपर से मैं लेके आई हूँ. और फिर जब हमारी शादी हुई अपने हस्बैंड के लिए, आई वॉज ट्राइंग कि हाँ, जैसे हर वाइफ को होता है कि जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी ग्रोथ मिले, तो मैं उन सारी चीज़ों को अप्लाई करती रहती थी. बट 2017 में जब हमारी बड़ी बेटिया लॉरिया हमें छोड़ के चली गई, वो टाइम मैं कहूँगी कि हम लोग एक टॉप ऑफ माउंटेन पे थे, वहाँ से ऐसे ड्रॉप हुए कि हम सी के बेड तक अपने आप को महसूस करते थे कि हमारी लाइफ में ये कैसे एक इंसिडेंट आया जिसने हमें इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि संभलने के लिए वक्त भी नहीं मिला हमें. इफ़ यू डोंट माइंड, आपकी बेटी की एज क्या थी उस वक्त? शी वॉज 9.5 years and she was diagnosed with blood cancer. और 4 महीने की 5 महीने की जर्नी में she was very healthy, लेकिन एकदम से डायग्नोसिस हुआ और 4 कीमोथेरेपी में she just left. तो ये बहुत मुश्किल वक्त था जो हमने अपनी लाइफ में देखा. और जब मैं 13 डेज़ पूरे करके दुबई वापस आई, जो रिचुअल्स थे, क्योंकि उसका सारा ट्रीटमेंट इंडिया में चल रहा था, जब हम वापस आए 13 दिन करने के बाद यहाँ,
तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ तक तो मैं पार कर गई, यहाँ तक तो मैंने सब संभाल लिया, फैमिली को संभाल लिया, अब दिस वाज माय टाइम टू ब्रेक डाउन। और जब मैं ब्रेक डाउन हुई तो मुझे लगा कि शायद मैं लेडीज़ के बीच में खड़े होने लायक भी नहीं हूँ अब, क्योंकि मैंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, एंड शी लेफ्ट। और देयर वाज सो मेनी थिंग जो आई थिंक जब कोई किसी की लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वो फीलिंग नेचुरली उसको अपने आप खाने लग जाती हैं। बट आई डोंट वांटेड टू लिव दैट लाइफ, और मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, व्हाट हैपन्स लाइफ आफ्टर लाइफ के बाद क्या होता है, वो कहाँ जाती है सोल एंड ऑल दोज थिंग्स। और मैंने अपनी मैम को कॉल किया जो हीलिंग सिखाती थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई भी मॉडलिटी सिखाओ, मुझे ये सीखना है कि मैं लॉरिया से कांटेक्ट कैसे कर सकती हूँ, आई वांट टू टॉक टू हर कि वो कहाँ है और कैसी है। उन्होंने बोला कि देखो दिस इज़ नॉट दैट ईजी, 3 साल लग जाते हैं लोगों को ये चीज़ सीखने में, और मैंने कहा आप सिखाओ, जब पहुँचूंगी तो आई एम फाइन विद इट, बट मुझे सीखना तो है क्योंकि मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना है। और यू वोंट बिलीव, विद इन 3 days मैंने लॉरिया से कॉन्टैक्ट किया। Oh my God. और दैट वॉज द चेंजिंग, कहते ना हमारी लाइफ में एक इतना चेंज आया कि हम मतलब ये बात आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कैसे हमारी फैमिली के एक एक बंदे की लाइफ में चेंज आया, जो बातें उसने मुझे बताई, समझाई। मुझे goosebumps आ रहे हैं। Really, this is first time I'm listening. मतलब तो मैंने जैसे मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आई फेल लाइक कि वो हंसती हुई मेरी तरफ आ रही है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। और मैंने उससे पूछा कि हॉस्पिटल में बहुत पेन था एंड हाउ आर यू, तो उसने कहा ममा आई एम फाइन, और पेन इट्स गॉन। तो मैंने कहा कि गॉन, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं आगे और उससे क्या पूछूं। तो उसी ने मुझसे बोला कि मम्मा जब मैं पैदा हुई तो आपको दर्द हुआ था? मैंने कहा हाँ बहुत पेन था। तो कहती कैन यू रिकॉल दैट पेन? मैंने कहा नहीं, मैं उसको रिकॉल नहीं कर सकती, बट आई नो दैट कि वहाँ पे पेन था, बट आई कैन नॉट रिकॉल दैट पेन अगेन। तो कहती है सेम फॉर मी, कि अब मुझे कोई पेन नहीं है, देन वाई आर यू इन पेन? फिर मैं चुप हो गई, मेरे पास कोई उस चीज़ का जवाब नहीं था। फिर उसने मुझे फिर से बोला कि देखो आपको मेरा लंच बॉक्स प्रिपेयर नहीं करना, आपको मेरी शादी नहीं करनी, आपको मेरे एग्जाम्स की चिंता नहीं है, आपको अब मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है। द ओनली थिंग यू कैन डू फॉर मी इज़ टू सेंड मी अ हैप्पी वाइब्स। आपको हैप्पी रहना है और वो हैप्पी वाइब्स मुझे भेजनी है, क्योंकि जब आप परेशान होते हैं तो मुझे अपना काम छोड़ के आपको देखने आना पड़ता है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मुझे लगा कि अब यही एक चीज़ है जो मैं उसको दे सकती हूँ, और ये चीज़ इतनी हार्ट में अंदर सिंक इन हो गई ना कि मुझे लगा कि शायद ये मैंने उसको जन्म दिया, ये कहने की बात है, बट शी वॉज माई स्पिरिचुअल गाइड। उसने मुझे स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए ये सारा इतना बड़ा ड्रामा रचा। और मतलब वो कहते हैं उसको लगा कि मेरी माँ को जगाने के लिए एटलीस्ट मुझे ऐसे बम फोड़ना पड़ेगा तभी ये जागेगी उसमें से। तो यही हुआ कि, और उसने ये कहा कि मम्मा आप हीलिंग सीखो, हीलिंग सीखने के बाद आप पापा को, छोटी सिस्टर को हील करो, दादा दादी को हील करो, सबको हील करो, सो दैट दे कैन सेंड मी अ गुड वाइब्स। और जब ये मेरा जो सेशन था जो मैं कर रही थी, जब मैं इससे बाहर आई तो मुझे ये वर्ड्स ने इतना मैजिकली स्ट्रेंथन अप कर दिया था कि अब मुझे लगा कि अब तो बस मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे हैप्पी रहना है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट था। एक हैप्पीनेस होती है जो आप बाहर से ले सकते हो कि पिक्चर देख ली, घूमने चले गए, डांस कर लिया, दैट इज़ आर्टिफिशियल। जो हैप्पीनेस उसको नहीं चाहिए थी, उसको जो हैप्पीनेस चाहिए थी वो मेरे हार्ट से हैप्पीनेस चाहिए थी। मीन्स वो हैप्पीनेस जब हमारा हार्ट पीसफुल होता है तो वो एक हैप्पीनेस को रेडिएट करता है, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। तो वो उस वक्त में जहाँ हम इतने सौरों में थे, इतनी सैडनेस में थे, वहाँ से उस हैप्पीनेस को जनरेट करना वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कि अभी 1-1.25 महीना भी नहीं हुआ था उसको गए हुए, अभी तो घर में उसकी चीज़ें भी रखी हुई थी, तो इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि वहाँ से अपने आप को अपलिफ्ट करना है। बट मैं ये कहती हूँ कि ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ रहा है, उसने मेरी मदद की है कि मैं कैसे 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 उस रास्ते को पार करती हुई आज यहाँ पे हूँ कि आई कैन से दैट कि हाँ वो चीज़ मैंने अचीव करके लॉरिया को देनी 1 या 1.5 साल के बाद शुरू कर दी थी। कि मैं वो हैप्पीनेस जो उसको चाहिए थी वहाँ तक मैंने 6 महीने में जर्नी अपनी ले आई थी, और उसके बाद हमने उसको वो हैप्पीनेस, पूरे घर के सब लोगों ने हैप्पी वाइब्स ही उसको देनी शुरू करी। वी वर नॉट ग्रीविंग अबाउट हर। हमें जो भी हमारे पास मेमोरी है लॉरिया की वो सारी हैप्पी मेमोरीज हैं। ऑफ कोर्स हॉस्पिटल एक अच्छी मेमोरी में नहीं था, बट स्टिल जो हैप्पीनेस हम उसको भेज सकते हैं हम वही भेजते हैं। उसके नाम का NGO उसके दादा दादी चलाते हैं इंडिया में, और 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं उस NGO में। लॉरिया के नाम से ही NGO है, लॉरिया प्रगतिशील फाउंडेशन, इट्स इन फरीदाबाद। और दादा दादी दे से कि हम फाउंडेशन नहीं चलाते, फाउंडेशन हमें चलाता है, क्योंकि वहाँ इतने सारे बच्चे आते हैं जो सब लॉरिया का ही रूप लगते हैं हमें। वाओ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आई मीन लॉरिया ने वर्ल्ड छोड़ने के बाद भी आप लोग का साथ नहीं छोड़ा है, Yeah. स्टिल लाइक नो शी इज गाइडिंग यू पीपल। और
उसकी गाइडेंस के थ्रू आप कितने लोगों की मदद कर रहे हो। यस और अब आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आता है, क्योंकि जब आपका हार्ट हैप्पीनेस को रेडिएट करता है तो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी फॉलोज यू। हार्ट की हैप्पीनेस इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, और हमारी लाइफ में जो अट्रैक्शन शुरू हुआ वो उस पीरियड के बाद हुआ जब हार्ट से हैप्पीनेस रेडिएट होने लगी। तो साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि अबंडेंस हमारे पास अपने आप चल के आ गई। तो रियल अब मैंने इस चीज़ को लाइफ में, मुझे आता था कि चीज़ों को एनहेंस कैसे करते हैं, मुझे आता था कि छोटी सी चीज़ को भी देख के कैसे अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, मीन्स हाउ आई कैन परसीव थिंग्स पॉजिटिवली कि लाइफ अच्छी चलती रहे। लेकिन शायद मुझे हार्ट से हैप्पीनेस को रेडिएट करना नहीं आता था, जो मुझे लॉरिया ने सिखाया। मैंने बहुत बड़ी कॉस्ट पे करी है इस चीज़ को सीखने के लिए कि हैप्पीनेस को हार्ट से रेडिएट कैसे करते हैं। और अब ये मेरा मिशन है कि आई कैन टीच यू हाउ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट रेडिएटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम योर हार्ट। जब आपके हार्ट में पीस होता है, जब आपके हार्ट में किसी तरह का कोई फियर नहीं होता है, तो पीस अपने आप में हैप्पीनेस को रेडिएट करता है। और हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी की है जो आपके सारे लॉक्स को खोल सकती है। वाह, आई मीन नॉट ओनली यू, आई थिंक बहुत सारे और भी लोग हैं जो लॉरिया के लिए जो हैप्पी वाइब्स भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ द गाइडेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम हर एंड द वे यू आर ट्रीटिंग पीपल। मतलब इमेजिन वो बच्चे जिनकी मदद हो रही है और वो just स्लम के through her बच्चे हैं। guidance. अभी हमारा एक रिजल्ट आया जहाँ पे स्लम की बच्ची थी, वो 6th-7th से हमारे साथ पढ़ रही है और अभी उसने टॉप किया कॉलेज। My God. और अगर आप उसको इंग्लिश बोलते हुए देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद जैसे इंदिरा गांधी बोलती थी ना, जो वॉइस में उसकी एक वॉइस में स्ट्रेंथ होती थी, वो सेम वैसी वॉइस लगती है मुझे तो उसकी। My God. शी इज सो स्ट्रॉन्ग एंड शी हैज लर्न सो मैनी थिंग कि मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो अपनी किस्मत का हमसे लेके जा रहे हैं। मतलब वी आर जस्ट अ मैसेंजर। करेक्ट। हम लोगों ने अपने उससे कुछ नहीं किया, हमें भगवान ने उस काम पे लगा दिया, हम लगे हुए हैं और हर बच्चा आ रहा है जिसकी किस्मत में है वो हमसे लेके चला जा रहा है। आई विश और भी बहुत सारे लोग ऐसे सेल्फलेसली कर पाते काम एंड यू नो बहुत से लोगों की लाइफ बन रही है आपके इस थॉट प्रोसेस की वजह से। इट्स नॉट ओनली वन प्रोजेक्ट, देयर आर 7 प्रोजेक्ट्स। Wow, 7 projects. Yeah, one is education with transportation free, everything free, dress free, books free, everything free. दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें कि जिधर मेल कोई नहीं है पैसा कमाने वाला, फीमेल्स को पूरा का पूरा वहाँ पे खाना महीने का राशन दिया जाता है। तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग राशन टू 11-12 फैमिलीज। यहाँ ये चल रहा है। स्लम एरियाज़ में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है, कुछ ही हैं जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। एक जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो ये है कि जो लवारिस लोग होते हैं जिनके संस्कार हो जाता है लेकिन उनकी अस्थियां नहीं लेके जा पाते लोग हरिद्वार परवाने के लिए, तो वो मेरे फादर इन लॉ लेके जाते हैं इकट्ठी करके सब जगह से, और वहाँ पे पूरे रिचुअल्स के साथ उनका अंतिम जो रिचुअल होता है वो वहाँ करके मुक्ति मिल जाती है हाँ। उसके थ्रू। और हॉस्पिटल्स में जब कहीं कोई ऐसा हिट एंड रन वाला केस होता है या कोई ऐसा केस है जहाँ पे कोई बंदा आता नहीं है उसकी केयर के लिए, तो वहाँ पे मेडिसिन एनजीओ की तरफ से प्रोवाइड होती हैं। और जब हॉस्पिटल में कोई बच्ची पैदा होती है तो पापा मम्मी जाके उनको वो नाना नानी का देते हैं ना 5 नए कपड़े और ऑल दिस थिंग, तो वो जाके वहाँ पे वो भी प्रोवाइड करके आते हैं। तो दे आर 6-7 जो बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ एनजीओ में रन होते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट किस पार्ट ऑफ इंडिया में होते हैं मोस्टली? फरीदाबाद में अभी हमारा पहला ही है। अभी हम सोच रहे हैं कि उसकी एक और खोलेंगे, ब्रांच और खोलेंगे स्टेट में? या Okay. हाँ। क्योंकि अभी पापा मम्मी दे आर सो बिजी इसी में, ये अभी ऐसा हो नहीं रहा है। वी नीड हैंड्स कि कोई और आए और उन चीज़ों को करने के लिए। आई नो, और आप भी इतने बिजी रहते हैं, यू हैव बीन डूइंग या मेरा लॉट ऑफ सेशंस। या मेरा ये है कि मुझे उसने जो काम सौंपा है वो यही है कि हैप्पीनेस को कैसे सिखाना है, मुझे वो दिया है उसने कि आप हैप्पीनेस सीखो और फिर उसको बांटो कि कैसे ये किया जाता है। दादा दादी को उसने ये काम सौंपा है कि आप एनजीओ चलाओ, तो शी हैज़ गिवन एवरीबडी सम जॉब और वी आर हैप्पीली डूइंग दैट जॉब। कि ठीक है कि वो हमारे साथ नहीं है, बट आई बिलीव कि शी इज़ इन एयर एंड शी इज़ एवरीवेयर। मेरे साथ नहीं है बट वो हर एक के साथ है। एंड ग्लोरिया के जाने के बाद मतलब आपकी एक और भी बेटी हाँ, है? मेरी छोटी बेटी है, वो तब 2.5-3 साल की थी जब लॉरिया गई। तो शी इज़ ऑल्सो, शी रिमेंबर्ड एवरीथिंग अबाउट लॉरिया एंड शी इज़ ऑल्सो मीन्स विद अस। उसने भी अपने आप को बहुत हील किया है, क्योंकि अभी भी जब वो उसकी फ्रेंड्स को देखती है तो उसको एक अफेक्शन फील होता है कि हाँ अब लॉरिया होती तो कॉलेज जाती इस साल, तो मतलब उसको भी लगता है। बट स्टिल जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको लर्निंग के लिए ही आपके साथ होता है। मे बी तरौंस को भी ये चीज़ लर्न करनी है लाइफ में कि हाउ शी कैन लिव अलोन विदाउट बिग सिस्टर। तो इट्स ओके, मतलब जो होता है मुझे लगता है हमारी बेहतरी के लिए ही होता है। हमें नहीं समझ में आता, पर बाद में समझ आ जाता है कि यस
विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, बच्चों को ये सिखाना कि किसी के बिना कैसे आप अपनी लाइफ आगे ले जा सकते क्योंकि अल्टीमेटली ट्रुथ यही है कि आपको अपने लिए अकेले ही जीना है। कोई भी आपके लिए आके खाना अंदर डाल के आपकी पेट नहीं भर देगा, बना के दे देगा, तोड़ के ग्राही मुंह में डाल देगा, लेकिन चबाना आपको खाना खुद ही है। नहीं है। तो जो भी हो रहा है आपके साथ वो आप ही की वजह से हो रहा है और आपने ही उसको करना है। तो मीन्स वो चीज़ अगर आपको पता होती है ना, तो दैट हेल्प्स यू टू ग्रो स्पिरिचुअली ऑल्सो। वेरी नाइस। एंड जैसे कि ग्लोरिया की बात आपने आपकी बुक में भी की हुई है, आई क्लेम माई अबेंडेंस, Yeah. सो आई वुड लव टू नो कि हाउ आर यू पुटिंग द थॉट्स इन द बुक एंड इज इट गाइडिंग पीपल कि कैसे अपनी अबेंडेंस को जो है क्लेम करना है? माई बुक नेम इज़ आई क्लेम्ड माई अबंडेंस, आर यू रेडी फॉर योर्स? ये बुक मैं कहूँगी एक मैजिकल बुक है, और ये ऊपर से उतरी और मैंने बस बुक में डाल दी। मैं सुबह उठती थी 3 बजे और मेरे माइंड में वो सारे थॉट्स आते थे और वो मैंने पेन डाउन करके एक बुक बना दी। ये बुक बनने का जो एक अंदर से इंस्पिरेशन आया था कि हमें फंड्स भी चाहिए होते हैं एनजीओ के लिए, तो आई वांटेड टू राइट डाउन समथिंग कि मेरी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट ये हो जाएगा कि जितनी बुक सेल होंगी, जितना भी फंड्स वहाँ से आएगा वो एनजीओ को हेल्प करेगा। तो मैं, क्योंकि मैं फिजिकल कंट्रीब्यूशन एनजीओ में नहीं दे पाती हूँ, तो मेरी तरफ से आई वांटेड टू डू दिस थिंग, और ऊपर वाले ने हेल्प की, मुझसे ये बुक लिखवाई। इसमें जो भी बातें लिखी हैं वो सब इतनी इजी वे में एक्सप्लेन हुई हैं कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, सीक्रेट्स बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझ आ जाएंगे। और इट्स नॉट टेलिंग यू अबाउट कि अबंडेंस क्या होती है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, या मेथड्स क्या होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ एक चीज़ की बात है कि देखो, जैसे कि ये आप हो और ये आपकी अबंडेंस है, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी अबंडेंस है, जी। राइट। आप जब एक कदम अपनी अबंडेंस की तरफ बढ़ाते हो तो आपकी अबंडेंस भी एक कदम पीछे चली जाती है। दैट इज़ रियलिटी। जो गैप है वो रहेगा जब तक आप इस चीज़ पे वर्क नहीं करोगे कि ये गैप कम हो। और वो गैप कम होता है आपके स्टेट ऑफ माइंड से। जब आप अपने स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर काम करते हो तो ये गैप खत्म हो जाता है और आपकी अबंडेंस आपके पास आ जाती है, और आप और आपकी अबंडेंस एक हो जाते हो। चाहे आपकी लाइफ में वो मनी अभी आई ना हो, लेकिन आपके फीलिंग में वो मनी आ जाती है। आपको फील होने लगता है कि यस, आई हैव दैट मच ऑफ मनी कि मैं 10 जनों का पेट भी पाल सकता हूँ और मैं सारे काम कर सकता हूँ। और वही फीलिंग की है आपकी अबंडेंस को आपके साथ स्टिक रखने की। अभी आप जो भी कमाते हो, जब अबंडेंस की फीलिंग आपके साथ रहती है तो जो स्टेप आप लेते हो वो सक्सेसफुल होता है। आप सही टाइम पे सही जगह होते हो। जो चीज़ें लोगों को रिस्क लग रही हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी लगती हैं, और आप वहाँ से अपनी अबंडेंस को क्लेम करते चले जाते हो। तो इन दिस बुक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन रिड्यूस दैट गैप विद इन यू एंड योर अबंडेंस। और गैप में क्या चीज़ें आती हैं? फियर्स आते हैं, गिल्स आते हैं, जो हमें हमारे गैप अबंडेंस के गैप में रखते हैं। तो वो फियर्स को कैसे तोड़ना है, उन गिल्ट्स में से कैसे बाहर निकलना है। और वी हैव मल्टीपल कंसेप्ट्स जो हमारे दिमाग में गलत बने हुए हैं। हमें लगता है कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, या हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों से आपको अवेयर कराया गया है कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हो, और फियर से भी निजात पा सकते हो, और अपने गिल्ट्स को भी आप क्लियर आउट कर सकते हो। तो दिस बुक इज़ हेल्पिंग यू हाउ यू कैन रिमूव द गैप बिटवीन यू एंड योर अबंडेंस। आई मीन ऑब्वियसली अगर आपने अपने फियर्स पे कंट्रोल कर लिया, then there is nothing which is going to stop you. Yeah. This is beautiful. Yeah, because there is a gap. It's not that something you want कि हाँ मुझे abundance चाहिए और मैं इसके लिए ये करूँ और ये करूँ। वो आपसे उतने गैप पे मेंटेन रहेगी। अगर आपने उस गैप पे काम कर दिया तो वो आपके साथ ताकि मिल ही जाएगी। बिल्कुल। और जब वो आपको मिल गई तो आपका काम हो गया। फिर तो आप एक तिनका उठाओगे, वो आपके लिए काम करेगा। Wow. और दिस सेम थिंग हैपेंस इन आवर लाइफ कि जब फियर्स, क्योंकि एक बहुत बड़ा फियर हमने फेस कर लिया था, अब डरने के लिए कुछ रह नहीं गया था। कई इंसान ऐसे होते हैं जो कि इस डर के साथ ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं कि एक चीज़ हो गई है, अब ऐसा दोबारा ना हो जाए। पर हमें भगवान ने और लॉरिया ने इतनी स्ट्रेंथ दी कि हमें ये लगा कि अब हमने उसको क्रॉस कर लिया। एक चीज़ हम इतनी प्रीशियस अब खो चुके हैं, तो अब क्या रह गया? अब तो जो है वो सब अब है जो वो है। मतलब देयर इज़ नो फियर अबाउट इट। तो हम उस फियर को ओवरकम कर गए। फियर ओवरकम हुआ तो अबंडेंस अपने आप क्लेम हो गई, और अपने आप वो हमारे साथ चलनी शुरू हो गई। अगर आपके पास मैं ये पूछूं कि अब तक कितनी कॉपीज ये बुक जो है आप बेच चुके हैं, लाइक एनी नंबर? अमेज़ॉन पे गई थी कुछ इनिशियली, बट अभी हम इसको खुद ही सेल करते हैं। जैसे अगर किसी को ये बुक चाहिए होगी देन दे हैव टू कांटेक्ट मी पर्सनली, और खुद ही, क्योंकि अमेज़ॉन पे देने पे इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल दैट थिंग। तो ये प्रेफर कि आप डायरेक्टली जिसको चाहिए आपसे डायरेक्टली हाँ, मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं। एनजीओ में अगर इंडिया में है तो एनजीओ से ले सकते हैं,
और कहीं से भी मतलब हमें डायरेक्ट ही कांटेक्ट करना पड़ेगा टू गेट दिस बुक। Oh, okay. Very nice. Any experiences, any feedbacks from like any specific person after reading the book? बहुत सारे लोगों ने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया वो ये दिया कि इसमें आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बहुत ईजी वे में लिखी हैं। Oh, nice. एक्चुअली लॉरिया के जाने के बाद मेरी इंग्लिश जो है मैं थोड़ा सा स्टैमर करने लग गई थी और इंग्लिश जो है वो एकदम ही वैनिश हो गई थी। मतलब हिंदी में भी मैं रुक रुक के बोलती थी, मुझे डर लगता था कि कोई मुझे रोक नहीं दे या टोक नहीं दे बोलने से। तो इंग्लिश तो गई, अब हिंदी रह गई थी। तो ये बुक जब मेरी डाउनलोड हुई थी तो मैंने इंग्लिश टाइप में डाउनलोड की थी। Okay. अब उस हिंदी में से जब इंग्लिश बनानी थी तो वो भी बड़ी बेसिक इंग्लिश में इसको लिखा गया। और ये एक इस बुक की बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि किसी को बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है या नहीं आती है उसको भी ये सारी बातें समझ में आई कि इसमें क्या कहा गया। और ऑब्वियसली लोगों ने क्लेम की, अपनी अबंडेंस भी क्लेम की, उनको समझ में आई। आई विल से इट्स नॉट ओनली अबाउट अबंडेंस, ऑल्सो इट्स अबाउट यू, योर लाइफ, योर स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट यू। हम जो सीड हैं, हम हैप्पीनेस का सीड है। हमारी जो कोर है, वो जो हम कहें कि इंसान जो है वो सीड हैप्पीनेस का है, और हैप्पीनेस इज इक्वल टू अबंडेंस। तो आप जब अपने आप को वहाँ उस स्टेट ऑफ माइंड से ले जाते हो, जान जाते हो कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या, तो आपकी लाइफ हर डायरेक्शन से बदलती है। रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, हर तरफ से आप अबंडेंट हो जाते हो, प्रॉस्पर हो जाते हो। वेरी नाइस। मतलब इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, और ऑब्वियसली दीज आर वेरी वैल्यूएबल लाइक टॉक्स जो हम अभी कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि आप अपने क्लाइंट्स भी जो है खुद चूज़ करती हैं, भले कोई कितने भी पैसे दे, बस इन्होंने डिसाइड करना है कि भाई मैंने आपको देनी है ट्रीटमेंट या मैंने आपका सेशन लेना है या नहीं लेना है, डजेंट मैटर व्हाट यू आर रेडी टू पे। तो व्हाई यू डू दिस एंड हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है चीज़ आप? देखो, एक्चुअल में जो चीज़ आपके लिए वर्क करती है वो आप खुद हो। आपके अंदर अगर फायर होती है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, तो आप इस जर्नी पे चल सकते हो, है ना। और अगर आपके अंदर वो फायर ही नहीं है, आप ये चाहते हो कि बस मुझे हीलिंग एनर्जी भेजते रहो और मैं उसको कंज्यूम करता रहूं और मैं कुछ हाथ पैर नहीं हिलाऊं या एफर्ट ही ना मारूं उस चीज़ के लिए जो रियली में आपको करना चाहिए, तो फिर मैं अपनी एनर्जी वहाँ नहीं लगा सकती जहाँ पे मुझे पता है कि वो उसका सही यूज़ नहीं करेगा। करेक्ट। तो विलिंगनेस टू चेंज योर सेल्फ इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब सामने वाला मुझसे बात करता है उतने में मुझे पता चल जाता है कि ये रियली में अपने आप को ठीक करने आया है या ये बस क्या कहते हैं इसको, टाइम पास सरेंडर करने आया है, नॉट टू वर्क ऑन, कि बस मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कर दो। या अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिजॉल्व होती है चीज़ या फिर उसको हील किया जाता है। रिजॉल्व तब होती है जब इंसान के अंदर फायर आ जाती है कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, मैं पक चुका हूँ। तो जब ऐसे केस में वो आता है तो हम सीधे उसको रिजॉल्व करने पे जाते हैं, डिग डाउन करते हैं कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से वो प्रॉब्लम आ रही है, और उसको वहीं पे जाके रीराइट कर देते हैं। दैट इज़ RRP जो मोडालिटी है, उसके थ्रू हम अपने पास्ट को, क्योंकि हमें जब पता चलता है कि इशू ये है तो हम उसको रीराइट भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमें इशू नहीं पता चलता तो वो चीज़ बार बार वापस आती रहती है। दूसरी चीज़ है हील। जैसे सपोज़ किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन अब आ चुकी है कि वो डिप्रेशन में चला गया है, या वो अब मतलब सच में वो काम नहीं कर सकता जो उसको करना चाहिए। क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी इस स्टेट में चली गई थी, तो मुझे हीलिंग ने न्यूट्रल तक लेके आई थी। हीलिंग लेती थी तो मैं न्यूट्रल हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को कहते हैं रिजॉल्व किया। तो अब जो ऐसा बंदा मुझे दिखता है कि हाँ ये अभी डिप्रेशन में है, बट अगर उसको सपोर्ट दिया गया तो वो अपने को ले आएगा न्यूट्रल पे और अपने इशू के ऊपर भी वर्क करेगा, देन आई हील दैम। हीलिंग डिस्टेंस हीलिंग होती है, उसमें थीटा हीलिंग होती है, एंजल हीलिंग होती है। एंजल्स को उनके पास सेंड किया जाता है सो दैट दे कैन प्रोवाइड गुड वाइब्स, एनवायरनमेंट अच्छा रहे उनके आसपास का, क्योटिक ना हो, मतलब एक जो उनका ऑरा है, बहुत ज़रूरत है एंजलिक हीलिंग की। तो एंजल्स आपको सपोर्ट करती हैं अपने आप के वाइब्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो वो हीलिंग डिस्टेंस होती है जिससे कि वो बंदा धीरे 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 उस सिचुएशन से ऊपर आके न्यूट्रल पे आ जाता है कि अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपना चल सकता हूँ। मतलब सपोर्ट सिस्टम ख़त्म करके फिर हम उसको उससे काम करवाते हैं, होमवर्क करवाते हैं। क्योंकि जैसे अब नॉर्मली क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ वो इंसान अभी उस स्टेट में ही नहीं है, डिप्रेशन में, और मैं कहूँ कि अफर्मेशंस लिखो, मेडिटेशन सुबह शाम करो, इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं होता। एंड आई थिंक आजकल की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि काफ़ी लोग, मतलब भले बच्चे ही हों या बड़े हों या इवन बूढ़े हों, लाइक रिटायर होने के बाद भी जब चीज़ें सेटल हो गई फिर भी लोग हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त भी उनको खेलने कूदने की उम्र है, फिर भी उन्हें लगता है कि आप बात करो तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आई थिंक करंट माहौल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई सही इंसान हो जो उन्हें हेल्प कर सके। बिल्कुल बिल्कुल।
एक इसमें 2 तरीके से काम होता है कि एक तो ये कि आप स्पेशली अपने पे काम करवाना चाहते हो, दैट इज, लेकिन एक आप चाहते हो कि मेरे बच्चे पे काम करूं। अब वो डायरेक्ट हीलिंग के उसमें नहीं आता है, तो उसकी डिस्टेंस हीलिंग होती है। ये भी होता है? हाँ, उन्हें बिना बताए? हाँ, उसके लिए कंसेंट चाहिए, मदर का हो, फादर का हो, कोई ब्लड रिलेशन में जब वो कंसेंट देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को आप हील करो, देन वी कैन डू सच दैट। में ऐसा होता है? मतलब Yes. आप बच्चों को ना बताओ, बट आप जैसे आपको कोई कांटेक्ट करे कि भाई मेरे बच्चे को नहीं बताना है, बट आप मेरे बच्चे की हीलिंग करो, Yeah. आप कर सकते हो? बिल्कुल। अब जैसे तरौंस ही है, जी। तरौंस को बहुत, तरौंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, जो कि एक छोटा बच्चा 3 साल का बता नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ। एकदम से अचानक से मैं लॉरिया के साथ हॉस्पिटल में रहने लगी, यवनीश दुबई में ही थे और वो दादी के साथ रहती थी, तो उसको तो समझ ही नहीं आया ना कि हुआ क्या। और 3 महीने वो अकेले दादी के साथ रही और फिर सडनली लॉरिया गायब ही हो गई, उसको ये भी नहीं पता चला कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो दैट वाज समथिंग वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हर, जिसको हम तो उस तरफ जाके सोच भी नहीं रहे। वो जब मैंने हीलिंग सीखी और जब मुझे लगा कि ये इसके ऊपर ये इम्पैक्ट यहाँ से इस चीज़ का पड़ा है, तो मैंने उसको हील किया। और हील करने के लिए मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसको, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ, बट जब आप कंसेंट दे देते हो एज अ उसमें कि आप इसकी एनर्जी में स्टेप इन कर सकते हो और इसकी एनर्जी की क्लीनिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज मेमोरी और मेमोरी इज एनर्जी विच इज़ इन योर बॉडी। तो फिर वो मेमोरीज कैसे डिलीट करोगे अगर आप बच्चे से 1-to-1 सेशन नहीं ले रहे? इट्स एनर्जी ना, अच्छा, और एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड। ओके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर दो। आप ज़िंदगी जी रहे हो, चल रही है सारी ज़िंदगी, लेकिन जब एक वो वक्त आएगा जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, तो आपकी दुनिया आपके साथ बंद हो जाएगी, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी उसकी? नहीं, मैं अपनी मेमोरीज छोड़कर जा रही हूँ, अपनी फैमिली छोड़कर जा रही वो उनकी वर्ल्ड में चल रही है मेमोरीज, लेकिन आपकी दुनिया का तो शट डाउन हो जाएगा। हूँ। बिल्कुल। मान लो आपने अपनी मदर की इमेज ऐसी बना दी जो कि बचपन में बन गई, विच इज़ नॉट वेरी गुड। अब आप उसको बदलना चाहते हो, आप जैसे ही उस इमेज को बदलते हो और उनको सही प्लेसमेंट दे देते हो, मतलब समटाइम यू हैव सीन कि बच्चे होते हैं या गर्ल्स होती हैं या बेटे भी होते हैं, तो फादर अगर नहीं सही से कर रहे तो बच्चे टेक ओवर कर जाते हैं कि मदर का काम बच्चा करना शुरू कर देता है, या छोटे भाई बहनों को देखना शुरू कर देता है। तो वो उसने अब अपनी प्लेसमेंट जो है मदर की जगह कर ली। अब जब मदर और वो एक जगह पे आ गए तो उनके क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, राइट? आप समझ पा रहे हो ये बात? तो जब हम प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं अपने माइंड में, तो वो कहीं ना कहीं क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। सारा रिलेशनशिप का जो गेम है वो यही इशू है कि आपने उस बंदे को सही जगह पे अपने वर्ल्ड में नहीं प्लेस दिया, प्लेस किया हुआ है। और आप जब उसको सही जगह पे प्लेस कर देते हो तो वो वहाँ से ऑपरेट करता है, क्योंकि फादर है तो फादर का काम क्या है कि आपकी टेक केयर करनी है, आपको अच्छे से सेफ्टी फील करानी है। और अगर आपने मान लो उनको फादर की जगह से उठा के कहीं और रख दिया है, तो आप सेफ ही फील नहीं करोगे अपने फादर के साथ, राइट? तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा आपका, आपके फादर और मदर के बीच में भी नहीं रिलेशनशिप सही बनेगा। तो आपकी नज़रों में आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, बेशक वो दोनों आपस में खुश क्यों ना हो, बट आपके वर्ल्ड में वो चीज़ खराब हो गई। आपने वैसी इमेज बना रखी है उन दोनों की। यस। तो आप जब अपनी वर्ल्ड में किसी भी बंदे की इमेज चेंज करते हो, तो आपके वर्ल्ड में खूबसूरती आ जाती है और आपके वर्ल्ड में फ्लो आ जाता है, आपका वर्ल्ड सुंदर हो जाता है। जो भी वर्ल्ड आपको अपना आज की डेट में दिख रहा है, आप उसको कंप्लीटली चेंज करके उतना ब्यूटीफुल बना सकते हो जितनी आपकी एबिलिटी है। बस राइट प्लेसमेंट होनी चाहिए हर इंसान की आपकी लाइफ। या आपने अगर प्लेसमेंट गलत करी है, मदर की इमेज बनाई है, लेकिन वहाँ पे देखो, जब हम 7 साल तक होते हैं ना अपनी एज के, तो वही चीज़ें देख के हम इमेज बना देते हैं। अच्छा, ओके। है ना? 7 साल की इमेज बहुत टेंडर एज होती है। उस टेंडर एज में हमें नहीं पता कि हमें मदर को कैसा बनाना है, तो वो एज में जो इमेज बना दी वही ज़िंदगी भर चलती है। बट हीलिंग्स गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप उस इमेज को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हो। वाह। मतलब किसी की अगर चाइल्डहुड बिटर मेमोरीज भी हैं, बिकॉज ऑफ विच दे नॉट एबल टू कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स, तो आप हीलिंग के थ्रू वो इमेज क्लियर करके या सही जगह प्लेसमेंट करके आप उनसे कनेक्ट बैक भी कर सकते हैं। यस, वाह, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। हीलिंग इज़ वेरी वेरी कहते हैं कि बहुत बड़ी एक मोडालिटी है। अलग अलग तरीके की हीलिंग्स हैं यहाँ पे, लेकिन इट कंप्लीटली वर्क्स। जैसे अब आप माइग्रेन की ही बात कर रहे थे, राइट? माइग्रेन क्या है? आपके दिमाग में एक इमेज है जो जब ट्रिगर हो जाती है तो वो इमेज अपना काम पेन में शुरू कर देती है। आप उस इमेज को जैसे ही डिलीट कर दोगे, मान लो मैंने डिस्टेंस किया, उसमें आपको नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन आप अगर मेरे साथ बैठते हो 5 मिनट और उस इमेज को आइडेंटिफाई कर लेते हो और उसको डिलीट कर देते हो, तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा बिना दवाई के। हाँ। मुझे तो माइग्रेन की ज़्यादा दिक्कत रही है हमेशा से ही, तो हाँ, बट ये भी है कि माइग्रेन दवाई एक से ट्रैप्ड इमोशन, एक इमोशन है जो ट्रैप हो गया कहीं पे, जो जब ट्रिगर होता है तब ये पेन होता है।
ओके, हाँ, मैंने नोटिस किया है, जैसे मैं स्ट्रेस में होती हूँ तब मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज आई एम ओके, बट हाँ, जब स्ट्रेस में होती हूँ तो एनी वन साइड ऑफ माई हेड स्टार्ट्स पेनिंग अ लॉट। जब लॉरिया गई तो मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी कि एक्चुअल में किसी की बॉडी में कोई भी डिजीज़ आती क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, और उसका रीज़न जो है दैट इज़ इमोशंस। तभी तो वो इंसान जो बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, जिम भी जाता है, डाइट भी अच्छी खाता है, फिर भी उसको क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है। वाई? बिल्कुल। क्योंकि वो इमोशंस उसने जो उसके अंदर बैठे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो तो जहर निकाल ही रहे हैं। आप सिर्फ ऊपर से लेपापोती कर रहे हो, आप अंदर उसको देख नहीं रहे हो कि अंदर क्या पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मुझे। और दूसरी और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ, अगर आप जिम जाते हो और ये कहते हो कि मैं अगर नहीं जाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या अपने आप को फिट रखने के लिए मुझे जिम जाना ज़रूरी है, तो दिस इज़ फियर बेस्ड इंटेंशन। ओके, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, बट आपके अंदर वो फियर बैठा हुआ है कि जिम नहीं जाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। यस, तो अगर फियर बेस्ड इंटेंशन से आप पॉजिटिव एक्शंस भी ले रहे हो तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। फियर बेस्ड है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव तो आपकी इंटेंशन है नहीं। और आप ये जान नहीं सकते कि आपका जो दिमाग है ना वो इतना शातिर है कि आप कौन कौन सी चीज़ फियर बेस में कर रहे हो। इवन पूजा भी लोग फियर बेस में करते हैं, ज्यादातर लोग तो पूजा फियर बेस्ड इमोशन से ही करते हैं। हाँ, तो तभी तो रिजल्ट नहीं आते। हाँ, मतलब मैं एक दिन मेडिटेशन में बैठी थी तो माता रानी ने कहा तो ये दिया क्यों जलाती है, हाँ, तो मैंने कहा क्योंकि सब अच्छा रहे, अभी तक सब अच्छा आगे। तो मुझे हंसी की आवाज़ आई बहुत तेज, और उन्होंने कहा कि इसमें तेरे को डर नहीं दिखाई देता, मीन्स तुम अपने डर को पाल रही हो रोज मुझे दिया जला के। हाँ, अच्छा, तुम उसी को फीड कर रही हो एवरी डे, और फिर बाद में कहोगे कि भाई ये कहाँ से आ गया। कहाँ से आया। हाँ, तो अगर दिया जलाना है तो अपने लिए जलाओ, जो जी। तुम्हारे अंदर मैं बैठी हुई हूँ उसके लिए जलाओ, मेरे लिए बाहर के लिए मत जलाओ कि मैं बाहर हूँ। क्योंकि एक तो इससे तुम फियर बेस्ड में भी आते हो, और दूसरा तुम अपने आप को रोज ये बताते हो कि भगवान मेरे अंदर नहीं मेरे बाहर है। अब भगवान की बात जैसे आपने कही है, आप एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट देती हैं कि हमेशा मैंने सुना है आपके सेशंस में भी कि भगवान जीते जी ही मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि मरने के बाद आप भगवान से मिल रहे हैं। तो आप ये काफ़ी स्ट्रांगली काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट देती हैं कि भगवान आपको जीते जी ही मिल सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताइए कि एनीबडी कोई भी इंसान चाहता होगा कि जीते जी जिस भी भगवान को वो मानते हैं या पूछते हैं, अगर वो उनसे मिल सकें या उनकी अनुभूति प्राप्त कर सकें तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। देखो, भगवान जो हैं और जो देवी देवता हैं दे आर डिफरेंट, है ना। देवी देवता हमें एक वही फीलिंग्स देते हैं, लेकिन भगवान जो मुक्ति दिला सकते हैं। हम कहते हैं ना मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस जीवन मरण के उसमें से बाहर निकलना है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, होली बुक्स पढ़ी, होली बुक्स तो क्या नहीं पढ़ी, बट और अदर किताबें जब मैंने पढ़ के ये चीज़ देखा कि भगवान कैसे मिलते हैं, मुझे भी चाहिए थे, है ना। तो मैंने उनके लिए बहुत पाठ पूजा मंत्र जाप 40 डेज़ का वाटर फास्टिंग तक मैंने किया हुआ है। कितने 2 दिन का? बारी 40 डेज, मतलब पानी में सुबह के टाइम पे मैं नींबू और चीनी मिलाती थी, और शाम को एक जग पीती थी, उसमें नींबू और नमक मिलाती थी। और यही 40 दिन तक मैंने 2 बार ऐसा किया क्योंकि मुझे भी भगवान चाहिए थे। ये हेल्दी होता है? इट्स नॉट अबाउट हेल्थ, इट्स अबाउट योर फेथ एंड योर कनेक्शन, क्योंकि इतनी जिद थी कि वो भगवान कहाँ बैठा है मुझे भी देखना है। तो ऐसे करने से मिल जाएंगे भगवान? जितनी नॉलेज आपके पास होती है आप उसके उसी का हिसाब एक्शन से लेते हो। करोगे। या ये मैं बात बता रही हूँ। अब मुझे तो ये भी नहीं पता था। मुझे तो ये मेरे लिए तो भगवान मृत्यु के बाद आपको परमात्मा से मिलना है, मेरे लिए तो ये है। ये बात मैं बता रही हूँ जब मैं अनमैरिड थी, जब अच्छा। मैं 17-18 ईयर्स की थी, तो मेरी फ्रेंड ने बताया ऐसे करते हैं। और आप पहले से ही चाहती थी लाइक स्पिरिचुअली, मतलब पहले से काफी स्पिरिचुअली स्ट्रांग रही है। मतलब मैं रास्ते से पत्थर उठा के लाई थी कि ये शिव जी है और इनमें अब आना पड़ेगा शिव जी को। ये तो ऐसे ना हमने पुराने जमाने की जो हम स्पिरिचुअल मूवीज देखते थे, पौराणिक जो हम मूवीज देखते थे, रामायण वगैरह, तब देखते थे कोई बैठ के तपस्या कर रहा है कि भाई अब इसी को हमने भगवान बनाना है, बैठ के तपस्या। आप तो आपने किया हुआ है इस जमाने में ये। ओह माय गॉड। तो मैं पत्थर लेके आई थी कि इसमें शाइन नहीं है, वो ब्लैक कलर का पत्थर। और टिपिकली मैंने सड़क के किनारे से उठाया था कि इसको मुझे भगवान में कन्वर्ट करना है। और वो पहले थोड़ा डल था, लेकिन जब 40 दिन तक मैंने पूजा करी और पाठ पूजा फास्टिंग वास्टिंग सब कुछ किया, तो वो उसमें एक चमक आ गई थी, उसमें एक ब्राइटनेस आ गई थी। मतलब आई डोंट नो वो एग्जैक्टली क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अचीव कर लिया, कुछ मुझे मिल गया, मुझे शिवजी मिल गए। मैं शिवजी की बहुत फ़ैन थी शादी से पहले, तो शिवजी मिल गए, तो फिर मैं माता रानी के पास आ गई। शादी के पहले शिवजी के फैन थे आप? ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मैं तो शादी के बाद भी शिवजी की मतलब बहुत बड़ी। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं शिवजी की बहुत फ़ैन थी और मुझे चाहिए था एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, तो मैंने उनसे लाइफ पार्टनर मांगा। जो लाइफ पार्टनर मुझे मिला, जो मैंने मैनिफेस्ट किया, वो उनकी इष्ट माता रानी थी।
अच्छा, तो आपके मैं- हस्बैंड की हाँ, इष्ट देवी माता रानी है। जी, ओके। ये हमारे ना पर्सनल होते हैं ऐसे कि आपका किससे कनेक्शन इष्ट सबसे देवता, ज्यादा हाँ है। जी, हाँ जी। तो जब वो उनकी माता रानी थी ना, तो मैं भी कहते हैं जैसे शादी के बाद उधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो मेरा शिफ्ट भी माता रानी से हो गया। मतलब माता रानी ने ही हमारी शादी करवाई, अदरवाइज हमारी शादी वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट माता रानी, एक एक फास्ट आते थे, एक एक नराते आते थे और काम सरता जाता था कि अब हो गया, वो हो गया, एंगेजमेंट हो गई और शादी होने वाली है। तो माता रानी ने मुझे यवनीश दिलवाए। तो जो हम बात कर रहे थे कि भगवान और देवी देवता की, तो देवी देवता आपकी इच्छाएं पूरी करते नहीं, हैं। पहले तो आप हमें बताइए कि वो पत्थर से जो चमक आई उसका क्या लॉजिक था और उसके बाद आपने क्या फील किया, मुझे पहले वो खत्म कर मैंने जब उसका वो किया ना, क्या करते हैं बाद में, जो हम फास्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद करते हैं ना, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, आई डोंट नो, मुझे भूल गया एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत अलग आ गई। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ कि जब मैंने उसका फास्ट का 40 दिन पूरे हो गए, और जो मेरा खाना होता था, जो मेरे लिए बनता था, मैं वो किसी और को देती थी एवरीडे कि ये मेरे हिस्से का खाना किसी को तो मिले, मतलब मेरा हिस्सा कहीं जाना चाहिए। और जो लास्ट दिन था, मैं शिव जी के मंदिर गई, वो पत्थर में फिर मंदिर में रखा ही थी कि अब ये यहीं पे है। और जब मैंने वहाँ शिव जी के मंदिर में उस दिन जल चढ़ाया, और जो वाइब्स मुझे फील हुई वहाँ पे, जो फीलिंग मेरे अंदर आई, दैट वाज अमेजिंग। मतलब मैं आज भी भूल नहीं सकती। मैंने रेड रोजेस की माला चढ़ाई थी पूरी, इतने बड़े शिवलिंग पे, इतना अच्छा सजाया था, और जो फीलिंग आ रही थी, जो खुशबू आ रही थी वहाँ पे, और जैसे ऐसा लगा था कि कुछ बरस रहा है मेरे ऊपर, हैप्पीनेस जैसी कोई चीज बरस रही है मेरे हाँ, अब ऊपर। एक बच्ची, मतलब उसने 40 दिन व्रत रखा है और फिर वो चेंज देख रही है, तो मतलब मैं आई कैन विजुअलाइज दिस थिंग, मुझे खुद को गूज़बम्प आ रहा था। हाँ, वाओ। मतलब कि वो स्थापना हुई, स्थापना नहीं कहते उसको, कुछ और कहते हैं। और जब मैंने वो किया तो आई फेल्ट लाइक कि यस, मैंने कुछ पाया अपनी ज़िंदगी में। हाँ, ये जो जितनी लाइफ अभी तक जी है, इसके एवज में मैंने कुछ पा लिया। और वहाँ मतलब शायद शिवजी मिले, क्या मिला एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मुझे कुछ तो मिला था जो बहुत प्रीशियस था। तो आपने वरदान मांगा शिव जी से? हाँ, तो मिले ना मुझे। देखिए, भोलेनाथ है, आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। मतलब मैंने इनको मैनिफेस्ट किया कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी रिस्पेक्ट कर सके। मतलब मुझे मेरी लाइफ में रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फीमेल रिस्पेक्ट जो एक हस्बैंड से मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ऐसा चाहिए था जो मुझे तराश सके, जहाँ मैं हूँ, जैसी हूँ, उसको और एनहेंस कर सके। तो छोटी छोटी 2-3 ही रिक्वायरमेंट थी। आई नो इट वाज वेरी बिग, छोटी छोटी, आप ठीक है, आपके हिसाब से छोटी छोटी है। पर इट वाज ह्यूज। और वो उन्होंने मुझे इनके अंदर पूरे अच्छे से डाल के दी कि ठीक है, ये तुम्हारी ध्यान रखेगा, तुम्हारी केयर करेगा, एंड ही नहीं, हमने पर्सनली भी देखा सर जी को, आपने जब लास्ट टाइम हमारा सेशन लिया था बिल्कुल। मिसेस यूएई के टाइम पे, जिस तरीके से सर ऐसे भाग रहे थे चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ें सेट करना। आई मीन इवन यू हैव सीन माय हस्बैंड, वो भी ऐसे ही हैं। तो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ी भगवान की ब्लेसिंग होती है कि हमें सही राइट लाइफ पार्टनर मिले। एंड हाँ, अगेन मैं जैसे यहाँ कि नहीं हो सकती थी अगर यमीश ने उनके, मुझे फ्रीडम हाँ, नहीं दी। करेक्ट, उसके बिना मतलब मुश्किल है हम लोगों का आगे बढ़ पाना। हाँ, वो फ्रीडम, वो सपोर्ट, वो रिस्पेक्ट, वही कि आपके काम को वो रिस्पेक्ट देते हैं। ही इज़ नॉट सेइंग कि हाँ तुम 24 घंटे इसमें लगी रहो। अब मैं अगर 12 घंटे मेडिटेट भी कर रही हूँ ना, वो मेडिटेशन रूम का डोर भी नॉक नहीं करेंगे कि अंदर गई है, जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक ही इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब मी। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, बच्चे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब मी। तो यमीश का सपोर्ट मैं कहूँगी कि 100% से भी ऊपर है। और अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ तो कतई नहीं होती। ये तो मुझे 100% हाँ, और आई थिंक उनकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है, जैसे आप बता रही हैं कि आपके सास ससुर जो इंडिया में हैं, आपकी संस्था जो है बेटी के नाम से बिल्कुल, है, हाँ। दे आर ऑल्सो ऑन द सेम पाथ। तो आई थिंक इज एंटायर फैमिली हु हैव Yes. बिल्ट यू, आपको जो बनाने में Yeah. पूरे परिवार का हाथ है। सबका हाथ है। हाँ, वेरी पूरा ब्यूटीफुल। सबका हाथ है। हम बात करते हैं भगवान की। हाँ, हम वापस जाएंगे फिर शिव जी के पास। अब हम शिव जी की नहीं बात करेंगे, अब हम उस भगवान की बात करेंगे जो जिसको ओमनी प्रेजेंट, जो हमें जीते जी मिल सकते हैं। हाँ, जो ओमनी प्रेजेंट है, वो किसी भी रूप में नहीं है। हम उस भगवान की बात करते हैं। तो बुक में पढ़ा कि भगवान होते हैं, लेकिन मैंने एक दिन एक्सपीरियंस किया। जब मैं उस एक्सपीरियंस में गई तो मुझे भगवान दिखा नहीं, मुझे महसूस हुआ। ओके। जो था वो महसूस हो रहा था, जो मेरे सामने था वो मुझे महसूस हो रहा था, वो मेरे खून में दौड़ रहा था। खून की गर्मी जो है ना, वो महसूस हो रही थी मुझे। अपने हार्ट बीट में वो भगवान महसूस हो रहा था। उसका जो तत्व है वो मुझे अपने हार्ट बीट में फील हो रहा था। मतलब मैं ये कहती हूँ कि खून की गर्मी जो होती है ना, उसमें फील हो रहा था। मेरे सामने जो स्पेस है, खाली स्पेस, उसमें भी वही था, और जो सॉलिड चीज़ें रखी थी उसमें भी वही था। मेरे सामने दिया जल रहा था
दिए में भी वही था, और जो उसमें घी पिघला हुआ था वो भी वही था, जो तो लौ किसी थी एक वो भी स्वरूप वही में था। नहीं थे, हाँ, मतलब एक फॉर्म में नहीं थे कि ये Yes. इनका रूप ऐसा है, रंग ऐसा है, वेशभूषा वो ऐसी हर है। जगह प्रेजेंट है, और वो हमेशा ये बात बोलता रहता है भगवान कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ और मैं हर जगह हूँ। लेकिन हम पता नहीं क्यों उनको खोजने में लगे रहते हैं, अपनी लाइफ लगाते रहते हैं कि कुछ करें और उनको पालें। तो जब वो महसूस हुआ मुझे, जब वो एहसास मैंने जिया, तो मुझे पता चला कि भगवान जो है वो, उसको जीने के लिए तुमको सेंसेस चाहिए, और सेंसेस बॉडी में ही है। वो अवेकन होनी चाहिए हमारी इंद्रियां कि भाई हम रेडी हैं अब मिलने के लिए ईश्वर से। या क्योंकि अगर आप जब मर जाओगे आपकी बॉडी तो चली जाएगी, तो सेंसेस भी चली जाएंगी। तो सेंसेस जब चली, आपने सुना है ना, रूह किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकती, किसी को महसूस नहीं कर सकती, उसको टेस्ट नहीं आता, तो फिर तो महसूस नहीं कर सकती ना। बेशक वो भगवान में ही जाके मिल जाती है, लेकिन उसको महसूस करने के लिए शरीर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। और शरीर के बारे में अगर आप देखोगे तो हमें 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला, इतनी जद्दोजहद करने के बाद अगर हमें ये शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। फिर ये बात भी बोली जाती है कि हमारा शरीर जो है टेम्पल है। टेम्पल है, इसका मतलब भगवान ने उसको ऐसा बनाया है कि उसमें वो आगे रह सकता है। ओह, हमारा शरीर उसका घर है, बहुत वैलिड पॉइंट। हाँ जी, है ना। तो हमारा शरीर अगर उसका घर है तो वो वेट कर रहा है कि तुम इस लाइक इसको साफ सूफ तो करो कि करो एटलीस्ट मैं कि आके आके रुकूं। मैं रहूं। तो बिल्कुल। जैसे मैंने जब वो पहली बार एक्सपीरियंस किया तो उसने आके मुझे छुआ, और वो जो छुआ तो वो एहसास जो मुझे हुआ, दैट वाज सो, मतलब प्रीशियस मोमेंट कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी के कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते। जब उसने मुझे छुआ, एक बार मेडिटेशन में हूँ, छू गया, दूसरी बार आया, छू गया, तो क्या होता है जब वो आपको बार बार छूता है तो एक दिन वो आता है जब वो आपके मंदिर में आके उतर ही जाता है, आपकी बॉडी टेम्पल में वो उतर आके ही बस जाता जाते हैं है। फिर। हाँ, हाँ, और जब वो आपके साथ बस जाता है तो आपके अंदर से और वाइब्स और रेडिएशंस ऐसी निकलती हैं जो ग्रेटिट्यूड की होती हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि तू मेरे पास आ गया, बिल्कुल। है ना। तो आप इतने वो ग्रेटिट्यूड में, शुक्राना आप करना शुरू कर आपका देते हैं। शुक्राने का जो वाइब्स होती है ना वो इतनी हाई हो जाती हैं कि वो आपसे जो भी मिलता है उसको भी फील होती है, और वो आपसे भी उस चीज़ को महसूस करता है। मतलब वो आपके अंदर है, ये लोगों को महसूस होने लग जाता है कि हाँ कुछ तो है, ये कुछ डिफरेंट वाइब्स हैं इसकी। जी बिल्कुल। और वो जब आपके अंदर ठहर जाता है तो फिर जिस दिन आप इस दुनिया से जाओगे तो वो आपका हाथ पकड़ के आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ आपको जाना है, क्योंकि ये एहसास जो आप ले रहे हो बार बार अपने शरीर के थ्रू, वो आपकी सोल के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। और अगर वो प्रिंटिंग हुई नहीं है तो बाहर जाओगे तो आपको पता ही नहीं कि खुदा है कहाँ, गॉड है कहाँ, भगवान है कहाँ, तो आप तो खोजते रह जाओगे, आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो आपको लेके ही जाएगा, और अगर वो आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपने उसका हाथ यहाँ छोड़ दिया, फिर आप दोबारा जन्म लोगे, फिर दोबारा आओगे, इसी काम को करोगे, तो जब समझ आ जाए उतनी जल्दी कर लो। माय गॉड, बहुत ज़रूरी है ये सही वक्त पर करना। हाँ, मतलब सबको ईश्वर चाहिए, बट भाई अगर ईश्वर चाहिए तो उस लायक अपने आप को बनाइए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी विचारों को इतना शुद्ध रखिए कि ईश्वर आके वास भी कर सके। क्योंकि वो आएगा तो आप ही, आपको क्यों बनाया है उसने, आपके थ्रू वो ये जो कायनात उसने बनाई है उसको और एनहेंस करना चाहता है, आपके थ्रू ही तो करेगा। बिल्कुल। हाँ, है ना। आपको अगर एक कलाकारी उसने दे दी है, आप उस कलाकारी पे काम करोगे तभी तो आप यहाँ पे कुछ अच्छा करके जाओगे, और अगर आप उस पर वर्क ही नहीं करोगे तो वो कैसे होगा। तो वो चाहता है कि आप उसके, वो आपके थ्रू जिए और आप उसके थ्रू जियो। हम दोनों अलग नहीं हो सकते, ये तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है कि भगवान और हम अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन हमारे को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो हमारे साथ है। हाँ, जिस वक्त ये रियलाइज हो जाएगा तब आप समझ जाओगे कि ईश्वर आपको यहीं इसी धरती पर इसी जन्म में मिल जाएंगे। आपको उसके लाइक मर के वो जो एक टीवी में मूवीज में कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, स्वर्ग नर्क, ईश्वर के पास स्वर्ग भी यहीं पे है और नर्क भी नर्क भी यहीं। यहीं। स्वर्ग चल रहा है तो स्वर्ग और नर्क यहीं देखो, पर है। स्वर्ग कब है, जब आप चिंताओं से मुक्त हो, आप फ्रीडम महसूस करते हो, अपने टाइम की फ्रीडम महसूस करते हो, आप अपने मनी की फ्रीडम फील करते हो, हेल्थ से जो करना चाहते हो करते हो। और नरक क्या है, जब आप इन सब फ्रीडम्स को लूज कर जाते हो, तो वही नरक है। और ये सब जो कहानी कंसेप्ट बना हुआ है ना कि वहाँ पे आपका कहना मानते हैं सब लोग, ये सब हमारी बॉडी में अगर आप रिलेट करोगे ना, आपको सारी चीजें हमारी बॉडी में दिखेंगी। ये वो नगरी है जो हमारे कहने से तो चल नहीं रही, कि आप अपनी पलके अपने हिसाब से झपक लेते हो, या आप जो खाना खाते हो ब्लड आपके हिसाब से बन जाता है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। ये नगरी तो उसी की है ना। और हम उसमें एक इतने से ईगो के इतने से पार्ट है, 0.002% भी नहीं है हमारा, लेकिन हम अपनी ईगो को इतना बड़ा कर देते हैं कि हम उसको भुला देते हैं और इस घर को अपना बना लेते हैं कि ये तो मेरा है। बिल्कुल। इसको साफ भी नहीं करते। हाँ,
बस लगे हैं करप्ट करने में। या मतलब इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन हम डाले जा रहे हैं और उसको नहीं कर रहे जो हमें रियली में करना चाहिए। तो लाइफ जो है एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका और आपके खुदा के बीच का। आप जब उस कॉम्बिनेशन को जान जाते हो, उसको सरेंडर कर देते हो, तो ये पूरी की पूरी कायनात आप ही की हो जाती है। आपसे हर चीज़ लिंक हो जाती है, आप जो सोचते हो वो बात पूरी हो जाती है, क्योंकि अब तो वो खुदा आपसे करवा रहा है जो उसको करवा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप सोच पे जैसे थोड़ा थोड़ा वर्क करते चले जाओ तो आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँच सकते हो। बिल्कुल जैसे कहा जाता है कि हम सारी कठपुतलियां हैं, चलाना तो उन्हीं नहीं है। नहीं, लेकिन कठपुतली बन एक आप अगर आप कठपुतली बोलते हो अपने आप को तो ऐसा लगता है कि हम पावरलेस हो गए। जी। लेकिन एक ये चीज़ होती है कि कठपुतली बन के डांस करने में भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं करना, मैं तो ऐश कर रही हूँ कि मुझे तो हाथ भी नहीं हिलाना, इधर भी हिला दे, जहाँ मर्जी हिला ले वो, है ना। तो मैं तो अपनी जगह ऐश कर रही हूँ ना। तो ये आपका खुद का सोच है कि आप उसको ये मानते हो कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तूने सब कुछ अपने पास ही रखा हुआ है, तो जो मर्जी फिर कर ले, है ना। और आप अगर ये कहते हो कि मुझे तो उसने इतनी ऐश में रखा हुआ है कि भाई मेरे को तो हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता, तो वो आपकी सोच है जो आपको कहीं पे भी लेके जा सकती है, आपको आपके रब से मिला सकती है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आई थिंक हम सभी लोगों ने इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मिलेगा तो यही मिलेगा। यही मिलेगा, जो मिलेगा यही मिलेगा, ऊपर जाके कुछ नहीं मिलेगा। यही ध्यान दे दो अपने कर्मों पे। बिल्कुल, ऊपर ऊपर चले गए तो बस छुट्टी है, फिर तो वापस आने की सोचोगे कि कैसे वापस आ जाए। बिल्कुल। और वैसे भी ये वापस मिलेगा नहीं जन्म आपको, जैसे कि आपने बताया बड़ी मुश्किलों से मिलता है आपको एक लाइक नो ह्यूमन लाइफ। तो एग्जैक्टली आप चले भी गए तो वापस ये जिंदगी तो नहीं मिलने वाली आपको। नहीं, मिल भी जाती है क्योंकि आपके अच्छे कर्म भी तो हैं। अच्छा, हाँ। इसे तो कह रही हूँ अच्छे कर्मों पे ध्यान दोगे, फिर से आना है। अच्छे कर्म है जो, जैसे अब जो इंसान गया और वो बहुत ही ऐसी जिंदगी जी के चला गया जो कि अनअवेयरनेस वाली थी, उसने किसी भी चीज़ पे कोई भी काम नहीं किया है, जी। तो उसको बिना बताए उसका शिफ्ट हो जाएगा, बॉडी ऐसी मिल जाएगी जो बहुत अच्छी बॉडी नहीं है, मतलब कि बहुत अच्छी फैमिली नहीं है, बहुत अच्छी जगह नहीं है, जहाँ स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। लेकिन जो सोल ऐसी है जो अवेयर थी, जिसको थोड़ा उसको टाइम मिलता है अपने आप को रेक्टिफाई करने का कि मैं यहाँ क्या क्या गलतियाँ करके आया हूँ, अब मुझे कौन से पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो मुझे इन चीज़ों में हेल्प करेंगे, उसकी पूरी काउंसलिंग होती है, उसको पूरा सिस्टम समझा के भेजा जाता है, भैया अब तू जाओ और यही काम करना, लेकिन वो फिर भी हम भूल जाते हैं नीचे आके। तो हमारे साथ गाइड्स आते हैं, लेकिन अगर आप अनअवेयर फॉर्म में आए हो, कोरी की कोरी आत्मा आई और कोरी कोरी चली गई, तो फिर वो उसका साइकिल लूप जो है वो बहुत विशियस हो जाता है कि उसके हाथ में फिर कुछ नहीं रहता, फिर वो बहुत स्ट्रगल में पहुंचता है। ये टॉपिक पे तो बहुत कुछ बात हो बहुत सकती है। इट्स वेरी वेरी मच इनटू Vast. डिटेल बात कर सकते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बिल्कुल। बट इन सब से हटकर एक और टॉपिक है यू नो अलका जी, विच इज़ कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। या ठीक है, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ हुआ, या कोई नई गाड़ी ले रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, जैसे हमने भी नंबर देखकर ही एज पर माय हस्बैंड्स डेट ऑफ बर्थ हमने उसके हिसाब से वो घर चूज़ किया था। तो ये क्या है, आई मीन क्या न्यूमरोलॉजी लोगों को हेल्प करती है चीज़ें करेक्ट करने में या सही डिसीजंस लेने में? प्लीज़ थोड़ा इसी डिटेल में बताइए हमारी ऑडियंस को। देखो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इस सब कुछ काम करता है। अच्छा। सब काम करता है। मैं कहती हूँ टैरो कार्ड्स भी रीडिंग होती है, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्रिस्टल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू, क्योंकि ये आपकी दुनिया है। आपकी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी है अलग अलग तरह की जो आपको दी गई है। आप ये जानते हो, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में ABCD भी नहीं पढ़ता होगा कि संसार में न्यूमरोलॉजी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, या अफर्मेशंस कुछ होते हैं, या क्रिस्टल्स भी कुछ कोई चीज़ होती है, राइट, हीलिंग भी कुछ होती है। तो आपके वर्ल्ड में अगर उसकी प्रेजेंस है, इट मीन्स वो आपके एक्सेस में है, और अगर आप उसका एक्सेस लोगे तो आप अपनी लाइफ के फ्लो को बढ़ा सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ट्रैफिक में हमारी गाड़ी रुक गई, कंजेशन में रुक गई, राइट, हमें लेकिन एक ऐसा रास्ता मिला जिसमें से हम निकल के फटाफट से अपने निकल जाएं, कच्चे रास्ते उतरे और हमने ट्रैफिक को क्रॉस कर दिया। हमने दो चीज़ें सेव करी, एक तो अपनी एनर्जी भी सेव करी, और जो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही थी, अपना टाइम सेव किया, और दूसरा जो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही थी उसको हमने बचा लिया। जब ये दोनों चीज़ें हमने बचाई तो अब हम इसका सही यूटिलाइजेशन भी करेंगे। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग कि न्यूमरोलॉजी, ये सारी मोडालिटीज़ जो हैं ये आपको उस कंजेशन में से निकाल देती हैं फॉर टाइम बीइंग। एक तो इनका ये यूज़ है। अब न्यूमरोलॉजी में अगर आप ये कहते हो कि जैसे नेम चेंज होता है, घर का नंबर हम रखते हैं, फ़ोन नंबर्स हम रखते हैं, ऑब्वियसली इट वर्क्स। आपने अगर किसी रिलायबल सोर्स से इस काम को करवाया है तो ये आपको लाइफ में वो फ्लो दे सकता है। वो कहते हैं ना कि रास्ते में जो इधर उधर पत्थर पड़े हुए हैं वो अपने आप हट जाते हैं, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और आपकी जो लाइफ है उसमें ग्रोथ स्पीड अप हो जाती है। मैंने सब चीज़ें यूज़ की हैं,
ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, तभी वो चीज़ स्पीड में आई है। नहीं, वो तो नजर ही आ रहा है 13 इयर्स में जो आपकी ग्रोथ हुई है, जब आप दुबई आए थे तब से लेकर अब तक। Yeah. इट इज़ एन अचीवमेंट एंड आई एम श्योर आपने काफ़ी सही लोगों से कंसल्ट करके या खुद भी आप जो वर्किंग कर रही हैं तो काफ़ी सोच समझ के आपने डिसीजन मैं एक ड्रेस छोड़ सकती हूँ, मैं डिनर छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर लगेगा कि यहाँ पे ये वाला क्रिस्टल ला के रखना है, चाहे वो एक्सपेंसिव भी होगा, मैं वो ला के रखूँगी, बिकॉज आई फील लाइक कि दिस विल पे मी बैक। ओह ओके। मैंने ड्रेस खरीद ली, वो बेकार है ना, डिनर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इन सब चीज़ों को मैं इन्वेस्टमेंट मांगती हूँ। एक अच्छी किताब को पढ़ना मैं इन्वेस्टमेंट मानती हूँ। आप बहुत अच्छी बिजनेस वुमन है। नहीं नहीं, स्पिरिचुअली बिजनेस नहीं करना आता मुझे। मैं लोगों बिजनेस मतलब सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना नहीं, मेरा मतलब है कि अपना टाइम, अपनी एनर्जीज, अपने एफर्ट्स आप कहाँ इन्वेस्ट करती हो, आप सोच कर करती हो। यस, हाँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती जो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ भी इस लाइफ को एनहेंस नहीं कर सकता। जी। आपको मैंने कहा ना, मुझे गिफ्ट दिया भगवान ने कि एनहेंस कैसे करना है, तो ये इनबिल्ट है कि अगर मुझे पिक्चर भी देखनी है ना, तो उसमें से मैं 2 अच्छी बातें सीख के आऊंगी कि इसमें क्या अच्छा था जो मैं सीख सकती थी। और अगर मुझे ऐसी लगती है कि इस पिक्चर में कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ अपने माइंड से कि ये इंफॉर्मेशन बेकार थी, इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब लाइफ जब आपको इतना ऑफर कर रही है, तो वाई नॉट टू यूज इट। तो ये मोडालिटीज हमें किसी ने ऑफर की हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे बैठे हुए, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस पे वर्क किया है। आप उसको यूज़ करोगे तो यू विल एनहांस योर लाइफ। लेकिन आपको अगर ये और हाँ, इन सभी मोडालिटीज़ का भगवान और स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम अंधविश्वास में नहीं पड़ते, कि हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं और ये सब अंधविश्वास की चीज़ें हैं। तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। भगवान, स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको आप यूज़ करते हो। जैसे आप लिफ्ट को यूज़ करते हो 50 माले तक जाने के लिए, सेम कि आप सीढ़ियों से नहीं जा रहे हो, अपनी एनर्जी बचा रहे हो, अपना टाइम बचा रहे हो, और आप ऊपर भी पहुंच रहे हो। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को स्पीड अप करते हो। लेकिन आप में ये विजडम होनी चाहिए कि आप अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आपको लगता है कि नहीं, मैं घिस सकता हूँ लेकिन मैं पैसे नहीं लगाऊंगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि टाइम की वैल्यू नहीं है, मेरे पैसे की ज़्यादा वैल्यू है। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जिंदगी में पैसे के बदले में जो चीज़ मिल रही है ना, वो सबसे सस्ती चीज़ है। अगर आपको आपके टाइम के कॉस्ट पे कुछ मिल रहा है, वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको अपनी हेल्थ के बेसिस पे कुछ मिल रहा है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। डेफिनेटली, हाँ। और आप किसी को लूज करके अगर कोई चीज़, उससे महंगी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बहुत महंगी पड़ती है वो चीज़, लेकिन हम पैसे को सबसे ऊपर रखते हैं, जबकि पैसा तो आपको फॉलो करता है जब आप इन सब चीज़ों से हट के उसको यूज़ करते हो। मनी इज अ एनर्जी ऑफ वाटर फ्लो। जब आप उसको सही यूज़ करते हो, वो सुबह आपके घर से निकलता है और रात को डबल होके आ जाता है। लक्ष्मी जी रोज़ सुबह जाती हैं आपके घर से, और रोज़ शाम को वापस आती हैं। अगर आप उनको बंद करके रख लोगे ना, तो वो जिस दिन निकली तो फिर वापस नहीं आएंगी। आपने अगर उनको कह दिया ना कि ठीक है भैया, हम नहीं यूज़ करेंगे, आपको अपना पैसा यूज़ करने की आर्ट सीखनी पड़ेगी। अगर आप उनको आज़ाद रखिए ताकि वो खुशी खुशी आपके घर वापस आ जाए। हाँ, क्योंकि वो चंचल मानी जाती हैं, उनको चाहिए, वो स्पेस चाहिए उनको। और आप सोचोगे कि मैं तो बंद करके अलमारी के अंदर रख लूँ और फिर भी वो मेरे पास टिकी रहे, तो जिस दिन वो निकली वो वापस नहीं आएंगी आपके पास। तो अपने घर के दरवाजे, अपनी तिजोरियां खुली रखी है ताकि लक्ष्मी जी जा भी सके और आ भी सके। हाँ, मतलब उनको रोज खुशी खुशी भेजो, यानी कहीं इन्वेस्ट करो, किसी को देना है तो पैसा दो, इन्वेस्ट करो। हाँ। और उनको शाम को वेलकम करो कि आप वापस आ जाओ अब घर में। तो आपका जो इनकम चले, आपने देखा ना, लोग बिजनेस कर, इंडिया में पहले हमारे घरों में कैसा होता है कि रात को सेल लेके आते थे घर में, और पैसा रात को घर आता था, सुबह फिर जाते थे तो लेके जाते थे, और शाम को फिर लेके इन्वेस्ट करते थे, वही लगाते थे दुकान पे या जहाँ पे भी, लाइक नो, और वो फिर सुबह इन्वेस्टमेंट करते थे, शाम को ले आते थे। तो वो लक्ष्मी जी जो है वो ऐसा ही वो पसंद करती हैं। आप अगर उनको सही यूज नहीं करते हो तो वो आपके पास नहीं टिकी। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बोला चंचल है, जैसे बच्चे चंचल होते हैं, आप किसी को बच्चे को वहीं बिठा कर रखो तो बच्चा दोबारा आपके घर नहीं आएगा। बच्चे को आज़ादी दे दो खेलने की, कूदने की, चंचल मन है तो डेफिनेटली बोलेगा हर बार नहीं, मुझे इनके घर जाना ही है, मैं तो इनके घर जाना है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे आज़ादी है, तो वो अपने आप आएंगे। आपको वो एम्बियंस बना के देना पड़ेगा ना, आप एम्बियंस नहीं बनाओगे तो फिर मतलब वही मैं यही कहती हूँ कि हम लोग ना बहुत गलत चीज़ों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ से रियली में रिजल्ट्स आने हैं। जैसे हम भगवान को खोज रहे हैं, है ना, कहीं खोज रहे हैं, जबकि वो 1000 बार बता चुका है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, किसी से भी बात कर लो, वो यही कहते हैं कि भगवान तो अंदर ही है, वो अंदर ही मिलेगा। सबको पता है ना ये बात, फिर हम क्यों बाहर खोजते हैं? क्योंकि हमें ना अपने ऊपर काम नहीं करना। बिल्कुल, फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। यस, क्योंकि हमें वो उसमें ही मजा आता है।
हाँ, वो इजी है ना, इजी इजी एक्सेस है है ना। वो इजी है, तो हम वही करना पसंद करते हैं कि ठीक है, कोई इससे ब्लेम किया तो उस पे कर देते हैं, उस पे ना तो उस पे कर देते हैं। मतलब ये तो सबको जग जाहिर बात है, भगवान जब बोल रहा है मैं अंदर हूँ, मैं हर जगह हूँ, कहीं पे भी पालोगे मुझे, फूल की पंखड़ी में भी पालोगे, फिर हम क्यों, आपने एक पत्थर में पाए भगवान जी। हाँ, तो क्यों खोज रहे हैं हम उनको? बिल्कुल, हाँ, अपने अंदर हैं, बस उन्हें अंदर रखने के लिए उतनी वो जगह साफ रखी है, जैसे आपने बताया कि और मेंटली, देखो, एक इमोशनली। और आपने भी अपने भगवान को छुआ होगा, आपके भगवान ने आपको छुआ होगा। जी। कब छुआ आपको? कभी कोई इंसिडेंट याद आता है? भगवान मुझे कब छुआ है? देखो, मुझे ऐसे हुआ था ना, मैं मतलब मेरे पापा जी की जो है डेथ के बाद मैं शिव जी से, वैसे तो पूजा होती थी घर पे बचपन से, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंडित फैमिली, तो होती रहती थी, बट वो जो कनेक्शन मेरा स्ट्रांग हुआ शिव जी के साथ, वो पापा के जाने के बाद हुआ। तो उस वक्त जब पापा की डेथ हुई थी और हम इंडिया नहीं जा पाए थे, कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस वक्त मेरे बेटे के हाथ से, जो हम पंडितों में बहुत लंबी रिचुअल्स होती हैं, 13वें तक पूरा सब करना होता है, तो सुबह उठकर मेरा बेटा ना, जबकि उसे कुछ पता नहीं है लेकिन वो करता था, तो जब वो सब प्रोसेस हो रहा था ना, तभी मुझे ऐसे लगा ना कि आसपास एक एनर्जी है। तब उसके बाद अचानक से मेरा ध्यान ना शिव जी की तरफ ज्यादा जाने लगा। देखिए अभी मुझे हो रहा है, क्योंकि उसके देखो, बाद आप से मेरा अभी कनेक्शन हुआ। आसपास बोल रहे हो, है ना, आपके अंदर भी उसने आपको छुआ होगा। कब छूता है वो हमें? जब हमें अंदर से एक रश फील होता है, गूज बम्स आते हैं, और जब हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं। ये तो मेरे साथ अभी हुआ है। Yes. मैं जब इंडिया में बाबुल धाम, पहले नहीं होता था, कभी नहीं होता था, मैं सच बताऊं आपको, मैं शायद इतनी इमोशनली स्ट्रांग, मतलब ये आप बोल लीजिए कि स्पिरिचुअली इतनी स्ट्रांग नहीं थी पहले मैं, बट अब ऐसा हुआ कि जब मैं पिछली बार जब बाबुल धाम मंदिर गई थी, शिव जी का जो वहाँ पे बॉम्बे में मंदिर है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं ऐसे हाथ करके बाहर बैठी थी, सिर्फ आसपास लोग हैं, भीड़ है, पूजा चल रही है, धक्का मुक्की चल रही, मैं साइड में बैठी हूँ और मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस वक्त मेरी ननद मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है, एंड शी वाज आल्सो शॉक कि मतलब मेरी क्या आंखों से अचानक से आंसू आ रहे हैं, आई कुड फील इट एवरीवेयर। अंदर से ऐसा लग रहा था कि अंदर फील हुआ ना? हाँ, हाँ, तो दैट इज, आपके रब ने आपको उस दिन छुआ था, वही वैसे ही छूता है वो। जब भी आपको मिलेगा ना, आपको यही एहसास में मिलेगा, कोई और, हाँ, इसकी इंटेंसिटी हाई होती जाएगी कि फिर आपको अपने रोम रोम में वो फील हो जाएगा, पर वो मिलेगा ऐसे ही। और हम सबको मिलता है, बहुत बार मिला है, लेकिन हम उसको फिर छोड़ देते हैं कि तू नहीं, हमें तो वहाँ वाला चाहिए, हमें तो मंदिर वाला चाहिए, हमें तो यहाँ वाला चाहिए। जो रियल वाला है वो ऐसे ही छूता है। आप उस फीलिंग को क्या डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। आपने जो फील किया था वो अभी एक सेकंड में याद आ गया आपको? हाँ देखिए बिल्कुल याद आ गया। तो वो भगवान आपको बार बार ऐसे ही आके छूता है, और हम सबको छुआ है उसने। ऐसा नहीं है कि मुझे छुआ है, मैंने ज़्यादा कुछ किया है, आपको भी छुआ है, लेकिन आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है कि तू रब है जिसने मुझे आज आके छू लिया है। तो बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुतों पर के साथ उन्हें रियलाइज नहीं हुआ होगा हाँ। कि भाई उन्हें उनके ईश्वर ने छुआ है। या जब जरूरत थी वो आए अंदर, आपके अंदर, वो ट्राई टू अवेकन यू, बट या आपने उस चीज को रियलाइज हम रियलाइज ही तो नहीं कर रहे हैं, हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ही बाहरी जिंदगी जी रहे हैं। आपको जब उसने छुआ तो आपको उसके छूने का भी एहसास नहीं हुआ कि ये तू है, तूने छुआ मुझे, क्या आपको ये पता ही नहीं चला, वो आके छू के चला गया। लेकिन आप जब ये बात पकड़ लोगे, अब नेक्स्ट टाइम आप मान लो गाड़ी ही ड्राइव कर रहे हो और आपने बहुत अच्छे क्लाउड्स देखे और आपको अंदर रश फील होगा एकदम से ऐसे आके कि वो छू के चला जाएगा आपको। माय गॉड, मैं अगली बार बिल्कुल ध्यान रखूंगी, और जैसे मुझे ऐसा कुछ फील होता है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। हाँ, वो उस फीलिंग को आप जितना अपने दिल से क्लोज करते चले जाओगे ना, उतना ज़्यादा वो फीलिंग एवरीडे बेसिस पे फिर 24 आवर्स आपको वही फीलिंग रहेगी। वाओ, इमेजिन अगर वो फीलिंग 24 आवर्स मेरे पास हो। हाँ, तो तभी तो वो उतर रहेगा ना आपके अंदर। ओह माय गॉड। तो हम सब अपने रब से मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हमारे ना कभी मिले, बट रियलाइज नहीं किया। रियलाइज नहीं किया, क्योंकि हम कहीं और भटक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, भटक तो बहुत रहे हैं सब। हम अलग अलग जगह पे भटक रहे हैं, अलग अलग जगह पे खोज रहे हैं उसको, और वही है कि पता तो है लेकिन हमको खोजना, रियल में तो मिलना ही नहीं है ना। उससे मिलना होता तो शायद मिल भी गया होता। हाँ। तो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू यही सब लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत सुंदर है, चाहे उसमें कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना डाली हो भगवान ने, वो आप ही के लिए है कि आप उसको पार करके, कहते हैं ना, सोने को तपना पड़ता है पारस बनने के लिए, या हीरे को भी तराशते हैं तो वो हीरा बनता है। तो वो तराशने के लिए वो स्टेट, वो पोजीशन, वो सिचुएशन आपको दी गई है। आप उसमें ये मत समझो कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, वो आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, वो भी आपके साथ वहाँ खड़ा हुआ रो रहा है, वो भी आपके साथ वहाँ मौजूद है। जिस वक्त आप कोयले पे चल रहे थे उसके हाथ आपके पैरों के नीचे थे। ऐसा नहीं है वो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता ना, उसके पास ये चॉइस नहीं है, वो आपके साथ, आप रो रहे हो तो वो भी रो रहा है, तो आप क्यों उसको भी रुला रहे हो और खुद भी रो रहे हो? बिल्कुल। तो उस चीज़ को समझो और अपनी लाइफ के क्रिएटर बनो, वो क्रिएट करो उसके थ्रू जिसके लिए उसने आपको यहाँ भेजा है, क्योंकि उसने आपको कुछ क्रिएट करने के लिए भेजा है।
और वो बैठा इंतजार में कि किस दिन उठेगा तू और कब करेगा क्रिएट। मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं अभी ऊपर वाले पे ही, रब पे ही, कि वो बहुत सारी बातें हमसे करता है लेकिन हम हर चीज़ें छोड़ देते हैं। अदलिका जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई एक अच्छी सी टिप बताएं विच कैन हेल्प देम टू बेटर देयर लाइफ एंड फोकस मोर ऑन देयर लाइफ। प्लीज़ कुछ टिप दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। एक सबसे बेस्ट टिप और बहुत बहुत कहती हूँ मैं पावरफुल टिप, हमारी सेल्फ टॉक। जो हम अपने आप से बात करते हैं वो बात पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने आप को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को कभी गिल्ट में नहीं ले जाना चाहिए। गिल्ट अगर आ भी जाए तो ये कहना चाहिए मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं इसको सुधारने के लिए जो करना है वो करूँगी। कभी भी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल भी आती है तो 3 क्वेश्चन अपने रब से ज़रूर पूछें। पहला क्वेश्चन कि ये सिचुएशन मुझे क्यों दिखा रहे हो, सिचुएशन क्यों दिखा रहे हो, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। मतलब आपने अभी अपने आप को डिटैच होकर आप बात कर रहे हो कि मेरी सिचुएशन में जैसे मैंने लॉरिया को देखा बीमार, तो ये मुझे क्यों दिखा रहे हो, बिल्कुल। इससे मुझे क्या सीखना है ना, और मुझे रास्ता दिखा कि मैं इसमें से ग्रेसफुली बाहर निकल सकूँ। जब आप ये 3 क्वेश्चन याद कर लेते हो और सिचुएशन में बोलना शुरू करते हो तो आप देखोगे कि ये पूरी कायनात आपके बैक सपोर्ट में आके खड़ी हो जाएगी और आपको कैसे जल्दी से बहुत जल्दी से भी बहुत जल्दी उस सिचुएशन में से बाहर निकाल के खड़ा। आई एम श्योर अगर हम ये 3 क्वेश्चंस रेडी रखें किसी भी सिचुएशन के लिए तो बहुत आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं हम लोग। वेरी वेरी वेल सेड। सिचुएशन आपको सख्त तभी करती है जब आप गलत सेल्फ टॉक में चले जाते हो। ओके। मतलब कोई भी सिचुएशन आए कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, मेरी क्या गलती थी, तूने मुझे ऐसा क्यों दिया, तो क्या है कि आप अपना गड्ढा खुद खोदते जा रहे हो और उसमें धंसते जा रहे हो। लेकिन जब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी है आप उसमें धंसते जा रहे हो। कोई भी बुरी से बुरी सिचुएशन आपको सिर्फ कुछ सिखाने के लिए आई है जी। और आप बस इतना ही याद रख लो ना कि ये मुझे क्या सिखाने आई है और हेल्प मांग लो ऊपर वाले से जी। तो आप देखोगे कि आपका काम किसी की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो आपके साथ खुद कर लोगे। हाँ, क्योंकि ईश्वर साथ साथ है। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई विश आपका और टाइम ले सकते हैं बट हाँ होपफुली देखेंगे अगर हो सके तो आपके साथ फिर एक सेशन करेंगे जिसमें और डिटेलिंग में जा सके हम। सो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए एंड आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हुई है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।